अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ आज शाम 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, इजराइल के खुद साख्ता दिफाई खतरात से निमटने के लिए ईरान से शुरू की जाने वाली लड़ाई 5वें रोज़ में दाखिल हो गई है। ताज़ा हमलों में इजराइल ने ईरान के एक और जर्नल अली शादमानी की शहादत का दावा किया है। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान का जानी माली नुकसान ज़्यादा है, लेकिन ये भी सच है कि 4 दहाइयों से पाबंदियों के शिकार ईरान ने इजरायली हमलों के जवाब में उसे हैरान करके रख दिया है। इसराइल इस जारहियत की भारी कीमत अदा कर रहा है। इसराइल का दारुल तल अबीब महफूज रहा है, ना उसका अहम सनती शहर हाइफा। ईरान के हालिया मिसाइल हमलों के बाद हाइफा में ऑयल रिफाइनरी मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि इसराइल के यौमिया जंगी अखराजात $72 करोड़ तक जा पहुँचे हैं। इसराइली वजारत दिफा के साबिक मशीर ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड रिआमा इमिनाक के मुताबिक जंग के इब्तदाई 48 घंटों में इसराइल $1.45 अरब खर्च कर चुका है। ये भारी नुकसानात अपनी जगह, लेकिन इसराइल का जो नाकाबिले तस्खीर कुव्वत होने का एक हवा बना हुआ था, उस इमेज को पहुंचने वाले नुकसान का कोई इजाला नहीं है। इसराइल के शहरी नफ्सियाती मरीज बनते जा रहे हैं। उन्हें किसी भी वक्त बजने वाला सायरन ज़ेर ज़मीन बंकर्स में जाने पर मजबूर कर देता है। और दूसरी तरफ G7 ममालिक ने हस्बे तवक्को ईरान को अदम इस्तेहकाम का सबब करार देते हुए इसराइल की हिमायत का ऐलान किया है। लेकिन G7 के एलामिये के मुताबिक इसराइल को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। ईरान के पास कभी भी जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। बदलती हुई सूरत हाल में अमरीकी सदर G7 का इजलास अधूरा छोड़ते हैं, वापस वाशिंगटन रवाना हो जाते हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस इंतजामिया को अभी ये हिदायत की है कि वो ईरानी हुकाम से जल्द अज जल्द मुलाकात का एहतमाम करें। बातचीत के हवाले से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरागची की अपने 3 यूरोपीय हम मनसबों से गुफ्तगू में कहा गया है कि ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की और न ही जारी रखने में ईरान कोई दिलचस्पी रखता है। नाज़रीन, ईरान ने कभी मुज़ाकरात की मेज़ पर ये नहीं कहा है कि वो मुज़ाकरात कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, मगर इस वक्त तेहरान का जो फोकस है वो इजरायली जारहियत से निमटने पर दिखाई देता है। खुशाइंद ये है कि मुज़ाकरात की अहमियत से फ़रीक़ैन को इनकार नहीं, लेकिन तशवीशनाक बात मशरिक़ वस्ता में बरतानिया और अमरीका की क़ुव्वत में मायनी खेज़ इजाफ़े की है। अमेरिका ने अपने बहरी बेड़े को मशरिक़ वस्ता की जानिब रवाना कर दिया है। साथ ही 31 से ज़ायद रीफ्यूलिंग तैयारों ने जर्मनी, बरतानिया, एस्टोनिया और यूनान में लैंड किया है। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि फ़ौजी टैंकर्स जहाज़ों की तैनाती स्ट्रेटजिक तैयारियों का वाज़ेह इशारा है। ख़दशात और वसवसों के साथ अहम सवाल इस जंग के फैलते हुए दायरे को लेकर भी है। क्या इसराइल की ख्वाहिश के मुताबिक अमेरिका और बरतानिया जंग में बराह रास्त शामिल हो सकते हैं या हो रहे हैं, या ईरान को धमकाकर मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश की जा रही है? इसी मंजरनामे में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और कतर समेत 21 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा ने एक मुश्तरका एलामिया जारी किया है। इसमें इजरायली जारहियत की सख्त मजम्मत की गई है और इलाकाई खुद मुख्तारी, सालमियत और हमसायगी के उसूलों के एहतराम पर जोर देने के साथ साथ मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और जंग बंदी के लिए फ़ौरी इक़दामात का मुतालबा किया गया है। नाज़रीन, एक जानिब 21 मुस्लिम ममालिक का मौक़िफ़ है और दूसरी जानिब 7 ममालिक का ऐलान। क्या मुस्लिम ममालिक मशरिक़ वस्ता में लगी आग बुझाने में कोई किरदार अदा कर सकेंगे? और क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने इंतखाबी वादों के ख़िलाफ़ नए महाज खोलने जा रहे हैं? ये वो तमाम सवालात हैं जो हम आज के पैनल के सामने रखेंगे। आज पैनल में मुझे ज्वाइन किया है इफ्तिखार शराजी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। ताहिर नईम मलिक साहब ने भी मुझे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। काशिफ़ रफ़ीक साहब को आप देख सकते हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, हमारे इस्लामाबाद के लिए ब्यूरो चीफ़ भी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। और जी वीडियो लिंक पर हमें लंदन से बराह रास्त ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब। गुफ्तगू का आगाज़ ताहिर नईम मलिक साहब, सर मैं आपसे करने जा रही हूँ। जैसे बहुत बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं एक मुहावरा कि वही ढाक के 3 पात। सर ये बता दीजिएगा कि G7 ममालिक ने भी ईरान ही को कसूरवार करार दिया, एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा था। G7 का जो एलामिया है ताहिर साहब, वो ये कहता है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए हैं। लेकिन सर हमें ज़रा ये समझा दीजिएगा कि इनमें से किसी एक मुल्क के पास भी कोई एक सबूत भी है कि ईरान जो है वो जौहरी हथियार बना चुका है या बनाने के करीब है? क्योंकि हमने देखा है कि ऐसे ही बेबुनियाद खदशे पर इराक़ को तबाह बर्बाद करके रख दिया गया था, लेकिन बाद में ये कहा गया कि वहाँ तो कुछ ऐसा था ही नहीं। ताहिर साहब, आप प्रोग्राम से कबल कुछ अशार सुना रही थी और जंग चूँकि संजीदा मौजू है जी सर, तो इसके ऊपर ज़ाहिर है रोमानवी शायरी तो नहीं हो सकती, लेकिन G7 का जो अलामिया जो आप इंट्रो दे रही थी तो मेरे जहन में अल्लामा इकबाल का एक शेर आया कि फ़रंग की रगे जहाँ पंजाए यहूद में। तो आप देखेंगे ये चीज़ें किस तरह मशरिक़ रगे जहाँ पंजाए यहूद में है। तो और एक और उनकी नज़म है इब्लीस की मजलिस शूरा,
तो उसके अंदर और फिर फैज साहब तक आप पहुंचे तो फिर बर्फ फरोजा है सरे वादी सीना। और फिर इकबाल कहते हैं कि काफिला हिजाज में एक भी हुसैन नहीं। क्या बात, तो क्या मैं बात। ये कहता हूँ कि मिडिल ईस्ट जो है ये एक ऐसी फैसिनेटिंग जगह है जहाँ हिस्ट्री बहुत तेज़ी से रिपीट होती है और हर चंद दहाइयों के बाद होती है। बगदाद 100 बार तबाह हुआ, दमास्कस, दमिश्क और हल्ब, अलीपो जिसे कहा जाता है, तेहरान। तो यहाँ पे जो इस्तेमार है, इस्तेमार तब्दील होता रहता है, नए रूप से आता है, कॉलोनियलिज्म की शक्ल में, इंपीरियलिज्म की शक्ल में, न्यू इंपीरियलिज्म की शक्ल में, जो आपने हवाला दिया। अब आप ये देखें कि जो इसके ऊपर कोई गिल्ट होना चाहिए कि सिर्फ एक सॉरी, आज टोनी ब्लेयर बरतानिया के अंदर किसी तकरीब में 4 बंदों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं, क्योंकि उन्होंने फैब्रिकेशन और लाइज पे उन्होंने एक मुल्क पे चढ़ दौड़े। और ये जो इदारे हैं IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी इंस्पेक्शन की जो टीम है इदारा बयाना में, ये वो बयान जारी करते हैं जो वो मुल्क चाहते हैं। इस जंग से भी पहले देख लें, पहले जंग बाद में होती है, पहले इनका बयान आता है। हाँ। तो वो जंग आपके नाजरीन को बनाने के लिए कि उस वक्त सिर्फ एक माजरतनामा, उसकी बुनियाद एक स्टोरी से हुई। हम सब साफ़ी हैं, न्यूयॉर्क टाइम में प्लांटेड स्टोरी कराई गई कि इराक जो है वो पोजेस करता है वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। बाद में लाखों बच्चे वहाँ मारे गए, लोग माजूर हुए, एक मुल्क तबाह हो गया और फ्रंट पेज पे छोटा सा माजरतनामा छाया हुआ। कैसा कुछ और था इसी तरह वो टोनी ब्लेयर और वो दूसरे अब वो प्रोजेक्ट लेके कहीं बैठे हुए हैं। तो इसलिए समझते कि इन लोगों के लिए जब तक ये एहसास नहीं होगा कि एक शहरी, चाहे वो गज़ा में है, कश्मीर में है, फ़लस्तीन में, वो उसकी लाइफ भी और उसका खून भी उतना ही मैटर करता है जितना इन कौमों का करता है। और ये फिर है कि आप यूक्रेन में जंग रुकवा नहीं सके, आप यहाँ चलें और जो डबल स्टैंडर्ड हैं, अब पाकिस्तान के ऊपर प्यूनिटिव मेजर्स का कहती रही दुनिया। 10 साल 20 साल ये झगड़ा रहा। आज प्रेसलर अमेंडमेंट है, आज स्मेंटन अमेंडमेंट है, आज NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करें। लेकिन पाकिस्तान के जुल्फ़कार अली भुट्टो से लेके ज़ियाउल हक और फिर मुशर्रफ तक और मियाँ नवाज शरीफ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, इन सब के विज़न को सलाम है जिन्होंने इस आलमी इस्तेमार के इस एजेंडे को नहीं समझा और आज पाकिस्तान एटमी ताकत है। अब बात ईरान की जो आपने कहा, एक तरफ 7 मुल्कों का एलामिया है, उनसे तो भी यही थी, दूसरी तरफ जो आपने 21 मुसलमान मुल्क कहे हैं, जी जी। तो मैं इसे कहता हूँ कि इन 21 को छोड़ें, इनमें पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट अगर ये कोई रोल प्ले करें तो ये जंग रुकवाई जा सकती है, फ्री किया जा सकता है। सिर्फ ये कह देना कि मुसलमान मुल्क तो वो भी हैं जो इंटरसेप्ट कर रहे हैं, जो नाका ठंडे कर रहे हैं उन मिसाइलों को, तो ये 0 जमा 0 ऐसे नहीं होता। जब डॉक्टर मुसद्दिक को, तारीखी बात है, 1953 में एक अब डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट में शो हो गया है कि कैसे CIA ने कू करके निकाला, तो उस वक्त भी ये मुसलमान मुल्क जो हैं वो आलमी इस्तेमार के साथ थे और बादशाह को लाया गया। और आज भी उसी बादशाहों के पोतों को, उनकी औलादों के इंटरव्यू मगरबी मीडिया पे आपको नज़र आ रहे हैं, स्क्रिप्ट भी वही है, एजेंडा भी वही है। तो जो नया आलमी निज़ाम मशरक़ वस्ता में तश्कील देने जा रहे हैं, उसके लिए ईरान का शिकस्त और उसके लिए ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए, ये तय कर लिया गया। ठीक हो गया मलिक साहब, मैं आपकी इजाज़त से आगे बढ़ूंगी। इफ्तिखार शराजी साहब, सर ये जिस तरह से भी जिक्र फरमाया, मैंने भी अपने इब्तदाइये में 21 इस्लामी ममालिक के एलामिये का जिस तरह से जिक्र किया, सर आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल बरअक्स है उस एलामिये के जो G7 ममालिक की तरफ से सामने आया, जिसमें ज़ाहिर है कि ईरान को ज़िम्मेदार ठहराया गया है, लेकिन ये जो 21 ममालिक का एलामिया है, ये सारी ज़िम्मेदारी जो है इस जंग की वो इसराइल के ऊपर डालता हुआ दिखाई देता है। लेकिन सर आप हमें ज़रा ये समझा दीजिएगा कि जो एलामिया है, ये जो बयानिया है, इसकी कोई सिफारती अहमियत है या आपको लगता है कि किसी न किसी तरह से इस जंग को रुकवाने में कुछ अहम किरदार अदा कर सकता है इस तरह के एक बयान का सामने आना? बहुत शुक्रिया आसमा। इनफैक्ट आप तो ये कह रही हैं कि 21 ममालिक, अगर ये 57 ममालिक का एलामिया भी हो, हाँ, तो मेरा ख्याल में उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। बल्कि इससे, क्योंकि देखें, जब तक आप दुनिया में अपने आप को रेलेवेंट नहीं करते, जब आप दुनिया के लिए नागुज़ीर नहीं होते, तब तक आपकी कोई बात नहीं सुनते। एक तो यूनिटी आपको चाहिए कि जो मिसिंग है इस मुसलमान ममालिक के अंदर, कोई यूनिटी हमें देखने को नहीं मिल रही। और साथ में ये है कि आप दुनिया के लिए इतने रेलेवेंट नहीं हैं।
तो मेरे ख्याल में ये दो वजूहात है जिसकी बुनियाद पे किस ममालिक ने अखलाकी बुनियादों पे ये कहना ज़रूरी समझा कि वो लोगों को जो दुनिया को सच बताएं। और सच यही है कि इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर जो हम देख रहे हैं वो फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो, वो सीरिया के अंदर रिजीम चेंज हो कि जहाँ पे उस शख्स को बिठाया गया है कि जो आज भी अक़वाम मुत्तहिदा से लेके अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी की मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट के ऊपर पड़ा हुआ है। वो शख्स आज अबूरी सरबराह है शाम के अंदर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वही दाइश है कि जिसको गोया के एक तरह से ख़त्म करने के लिए इराक़ में अड्डे बनाए गए और बाकी जगहों पे उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशंस लॉन्च किए गए। लेकिन आज हमें पता चल रहा है कि ये बुनियादी तौर पे अमेरिका और उनके इत्तेहादियों की प्रॉक्सी थी। तो मैं समझता हूँ कि आज इस्लामी ममालिक क्योंकि यूनिटी नज़र नहीं आ रही तो ज़ाहिर सी बात उनकी बात को सुनेगा नहीं। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त वहाँ मशरिक़ वस्ता में, मेरा ख़्याल में ये इतना सिंपल नहीं है कि ये इसराइल और ईरान की लड़ाई है। हाँ। मुझे लगता है कि ये वो बड़ा थिएटर है कि जिसके अंदर और प्लेयर्स भी आएंगे। हाँ। बट वो कब आते हैं इसका तो हम टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। लेकिन ज़ाहिर सी बात है इस वक्त जो फार ईस्ट से ईरान की शक्ल में एक नई उभरती हुई ताकत, माशी ताकत, जिसको रोकने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है यूरोप और अफ्रीका की जानिब से, उसके रास्ते में बड़ी रुकावटें खड़ी की जाती हैं, कभी टैरिफ के नाम पे, तो कभी ताइवान के नाम पे, तो कभी किसी और के नाम पे, कभी यूक्रेन में नेटो के अड्डे लाए जाते हैं ताकि उनका जो इलाही रशिया है उसको पहले मरहले में कमज़ोर किया जाए। तो मेरा ख़्याल में ये जो ईरान के अंदर अब रिजीम चेंज की बात हो रही है, आप तो कह रहे हैं ना कि ये शायद न्यूक्लियर एसेट्स को या वहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल करना है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आज अगर आप सदर ट्रम्प का ट्वीट देखें तो उसमें वो तेहरान के लोगों से कह रहा है कि यहाँ से चले जाएं, आप एवैक्यूएट करें इसको। वजह उसकी क्या है कि वो समझते हैं कि वहाँ पे कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए। तो पहले मरहले में जिस तरह ईरान की फ़ौजी क़यादत को एलिमिनेट किया गया, उसके बाद उनकी सियासी क़यादत को एलिमिनेट किया जाए और वहाँ पे रिजीम चेंज की जो कोशिशें हो रही हैं उसको मेक श्योर किया जाए। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में खुद ही कहा है ना इजरायली वज़ीर आज़म ने कि वो ईरान में क़यादत की तब्दीली चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो लेकिन जाहिर है कि ये सारी चीज़ मिसाइल हमलों से तो नहीं वो की जा सकती है, उसके लिए कोई और तरीका भी तो हो सकता था। और तरीके क्या हो सकते हैं? और तरीके तो मेरे ख्याल में आप वहाँ पे इलेक्शन करवाएंगे तो इलेक्शन तो हर 4 साल बाद ईरान में होते हैं, वहाँ के लोग अपनी क़यादत को मुंतखब करते हैं, बार-बार उन्हीं को मुंतखब कर लेते हैं। तो फिर उनको ये लगा कि जी इस तरह से जंग मुसल्लत की जाए तो शायद जो हमारे मकासद हैं वो हम हासिल कर पाएँ। मकासद की बात हो रही है काशिफ साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। जब हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, ख़ास तौर पर उनके इंतखाबी मुहिम के अंदर हमने देखा बयानिया उनका ये था कि वो पुरानी लड़ाई में हाथ नहीं डालेंगे। पाक भारत जंग बंदी का अगर क्रेडिट की बात करें तो वो भी वो खुद लेते दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ इस सारी सिचुएशन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की जो अमन पसंदी है जिसका वो खुद प्रचार करते हुए हमें दिखाई देते थे, कहाँ गई सर वो सारे के सारे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो सबसे रेलिवेंट स्टेटमेंट मुझे लगती है वो ये है कि जिस जंग में हमारा कोई स्टेक नहीं है हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। जिस वक्त पाक भारत जंग का मामला शुरू हुआ था जी, 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 जी। तो अब चूंकि इसराइल के साथ उनके बहुत सारे डायरेक्ट स्टेक्स हैं इसलिए वो इसका हिस्सा बन रहे हैं। मैं समझता हूँ कि शायद इस मामले में इसराइल से और ख़ुद अमेरिका से बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई है। उनका ये था कि हमने चूँकि अंदर ईरान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में सहूलतकार पैदा कर लिए हैं और उन सहूलतकारों की निशानदेही और पोजीशन को पॉइंट आउट करने के बाद हम टारगेटेड हिट मारेंगे और जो मिलिट्री की आदत है और सम हाउ साइंसदान है उनको एलिमिनेट कर देंगे और उसके बाद एक ईरानी अवाम जो है वो नीचे से ब्लो अप करेगी और चेंज ऑफ रजीम हो जाएगा, जिसका जिक्र शाही साहब ने किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ घंटों के बाद उन्होंने इस मामले को कॉप अप कर लिया और उसके बाद उन्होंने रिएक्ट करना शुरू कर दिया ईरान ने। इस सारे सिनेरियो को अगर आप कैलकुलेट करें तो अब बेसिकली वो ईरान को इस बात पे मन्ना करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी तरीके से भी अपनी पोजीशन से पीछे हट जाएं और टेबल पे आ जाएं। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जिस वक्त इसराइल अटैक कर रहा था उससे चंद घंटे कबल तक ईरान, इसराइल जो है और अमेरिका के मुज़ाकरात चल रहे थे और गज़ा के मामले के ऊपर ट्रंप की खुद स्टेटमेंट है कि उस मुज़ाकरात में ईरान शामिल है।
हमास के जो मुज़ाकरात चल रहे थे। सो इस सारी चीज़ को एक ब्लॉक करके ये कोशिश की गई कि हमने इनको अंगेज किया हुआ है, हिट मारेंगे, उसके बाद हम कहेंगे आए टेबल पर बैठे चले, जो हो गया खली बल्ली करें और चीज़ों को आगे चलाएं। लेकिन अब ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इसराइल ने जारियत मुसल्लत की है ईरान के ऊपर। इख्तिताम का फैसला ईरान करेगा कि वो किस हद तक जाना चाहता है और कहाँ जाकर उसको स्टॉप करना चाहता है। जो प्रॉक्सीज की बात है, इसराइल को बिल्कुल G7 ममालिक हो, यूरोप हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, सारे सपोर्ट करेंगे, लेकिन ईरान को भी दरपर्दा सपोर्ट हासिल है। ये एक डिस्टिंग्विश है। अगर आज इसराइल को यहाँ पे ना रोका गया तो फिर आप समझ लीजिए कि साउथ एशिया के अंदर भारत तो कुछ नहीं कर सका, इसराइल को एक इस रीजन का मामा बनाने की कोशिश की जाएगी। और आखिरी एक बात कि इसराइल को पता था कि उसने ये काम करना है, उससे पहले उसने दीगर इस्लामी ममालिक में चेंज ऑफ रजीम करवाया, वहाँ की मईशत अपने हाथ में ली, वहाँ के हुक्मरान दरपर्दा जो है वो इसराइली हिमायत उनको हासिल है। इस वजह से वो खुल के इसराइल के खिलाफ और ईरान के हक में नहीं खड़े हो रहे। ठीक हो गया। आपने अपनी गुफ्तगू में काशिफ साहब भारत का जिक्र किया। भारत के हवाले से द वायर में आपकी नज़र से शायद गुजरी हो ये रिपोर्ट जो शाया हुई है। मैं आपकी तरफ आना चाह रही हूँ नसीम सिद्दीकी साहब। द वायर में ये कहा गया है कि जी मोदी सरकार ने इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ जारहियत पर मौक़िफ़ जो है वाज़े तौर पर वो देने से गुरेज़ किया, और भारत की जो दोगली पॉलिसी है उसने उसे आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई की जानिब धकेल दिया है। गाज़ा के हवाले से वो बात कर रहे हैं कि फौरी जंग बंदी के हक में अक़वाम मुत्तहिदा की जो मुतादिद करारदादें हैं उनमें भारत ने हमेशा से खामोशी इख्तियार की है। मैं चाहूँगी कि इस पर ज़रूर नसीम साहब आप कमेंट कीजिएगा। और फिर जो हमारा आज का टॉपिक भी है कि जो जंग है और ख़ास तौर पर इसको लेकर जो G7 का एलामिया है और फिर ये जो 21 ममालिक का एक एलामिया और बयानिया सामने आया है, इसको भी ज़रूर डिस्कस किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, बहुत शुक्रिया। जो आपने पहले भारत के हवाले से सवाल पूछे मैं उसका जवाब देता हूँ। देखिए, भारत ने जब पाकिस्तान के ऊपर जारहियत की और जिस तरह पाकिस्तानी अफवाज ने, एयरफोर्स ने, बर्री बहरी फौज ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, तो मोदी तो किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहा और मुआशी तौर पर भी उनको बहुत धचका लगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने जो है उनके ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए और उनको बड़ी मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। मोदी की हमेशा से दोगली पॉलिसी तो रही है। ये मोसाद को यूज करते रहे, ये इसराइल के साथ मिल के पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते रहे, ईरान के खिलाफ साजिशें करते रहे। ईरान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते रहे। कुलभूषण यादव उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो मोदी तो इस वक्त कोई भी बात करे तो दुनिया उस पर यकीन करने को तैयार नहीं है। भारत को तो इस वक्त मुंह की खानी पड़ी। जो बाकी मेरे साथी बात कर रहे थे और जो आपका असल सवाल था, बात यह है कि इसराइल जो है वो किस चक्कर में इस इलाके का बल्कि पूरी दुनिया का चौधरी बनना चाहता है। जब अमेरिका में आप बैठे हो, उनके प्रेसिडेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या स्पोक्स पर्सन की, आप किसी कंट्री की बात करें, पाकिस्तान की कोई बात करें, तो वो कहते हैं कि इनका अंदरूनी मामला है। लेकिन अगर ईरान की तरफ देखा जाए तो आप ईरान में जो है वो उनकी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो है उसकी तरफ बात करना शुरू कर देते हैं। तो बात यह है कि हर मुल्क को हक पहुंचता है कि अपने दिफा के लिए कोई भी चीज, कोई भी हथियार तैयार कर सकता है। अब आप देखें ना कि जिस तरह निहत्ते फलस्तीनियों को इसराइल मार रहा है, और वहां पे तो समझे कि 4 एटम बम उसने इतनी तबाही नहीं मचाई होगी नागासाकी में जापान में जितनी गाजा में हो चुकी है। तो ये अपनी जो है वो एक जारियत को कायम रखना चाहते हैं। आप देखें कि इराक में सद्दाम के दौर में ये घुसे थे कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और उसके बाद टोनी ब्लेयर जो उस वक्त इस जंग में उनके साथी थे, साबका बरतानवी वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा कि हमें वहाँ कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिले, लेकिन आपने मुल्क को तबाह कर दिया। और काशिफ ने बिल्कुल सही बात की कि ये इनसे मिस कैलकुलेशन हुई है। ये समझ रहे थे कि जिस तरह हमने पहले जनरल सलमानी को मार दिया था या हमास के सरबराह को ईरान में मार दिया था, तो अभी भी हम वहाँ एक्शन कोई करेंगे तो रिजीम चेंज कर लेंगे और वो खामोश बैठेगा। लेकिन ईरान ने जिस बहादुरी के साथ, जिस जुर्रत के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया है और इनके शहरियों के ऊपर भी गोलाबारी हुई है, मिसाइल फेंके और आगे से डट के खड़ा हो गया। तो अब अमेरिका भी परेशान है। अमेरिका भी कहता है, डोनाल्ड ट्रंप भी कहता है कि हमें बातचीत कर लेनी चाहिए, ईरान को अब जंग खत्म कर देनी चाहिए। और इसराइल को भी जब मुंह तोड़ जवाब मिला है, क्योंकि बेचारे जो निहत्ते फलस्तीनी है, बेचारे वो कुछ रॉकेट फेंक देते हैं, कुछ पत्थर फेंक देते हैं, कुछ गुलेलों से मुकाबला कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मुकाबला जब ईरान से हुआ तो ईरान के पास पूरी टेक्नोलॉजी है और उसको वो सही तरीके से यूज कर रहा है। जो यूएनओ के चार्टर की खिलाफवर्जी वो तो इसराइल कर रहा है, लेकिन अमेरिका फिर भी उसके साथ खड़ा हुआ है। तो आपको नसीम साहब ये मामला कहीं थमता हुआ दिखाई देता है? आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें किरदार अदा करेंगे या वो इसराइल का साथ देंगे इसमें और बढ़ाएंगे इस जंग को आगे? देखिए, हमारी जिस तरह ये G7 की आपने बात हुई तो सारा यूरोप, सारा अमेरिका जो इसराइल के साथ है,
मेरे ख्याल से OIC की मीटिंग भी होनी चाहिए और इस्लामी ममालिक को अपनी स्ट्रेंथ शो करनी चाहिए और मॉरली उनके साथ ईरान के खड़ा होना चाहिए। और अब जो इसराइल को पे आउट करना पड़ रहा है इस जंग की वजह से, मुआशी तौर पे भी और उनकी पब्लिक भी उनके खिलाफ होती जा रही है, तो अब इनकी कोशिश होगी कि ये जंग को खत्म करने की कोशिश करें। ट्रंप ने रोल क्या अदा करना है, ट्रंप ने जो है शेयर दी हुई है इसराइल को, वो उसको मना कर देगा कि थोड़ा सा पीछे हट जाओ और उसके बाद जंग को खत्म करने की बातें होंगी। और मुझे ये मामला लंबा होता हुआ नजर नहीं आता। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और जिस तरह से मैंने अभी नसीम सिद्दीकी साहब से पूछा कि ये जो दी वायर में एक रिपोर्ट आई है इंतहा पसंदी को लेकर, नरेंद्र मोदी पे बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है कि नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी में मुमासलत जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नेतन्याहू जो हैं वो गाज़ा के और नरेंद्र मोदी जो हैं, ज़ाहिर है वी ऑल नो कि गुजरात के कसाब के नाम से मशहूर हैं। और मुस्लिम दुश्मनी में, यहूदो हनूद में ये जो नुक्ता इत्तेफाक है, इसको हम डिस्कस कर रहे होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अब बात करेंगे भारतीय और इजरायली वज़ीर आज़म में सफाक मुमासलतों की। नेतन्याहू के नज़दीक इंसानी जान की कोई वक़्त नहीं है। उनके हाथ भी गाज़ा में 55,000 से ज़ायद बेगुनाह इंसानों के लहू से रंगे हैं। और नरेंद्र मोदी भी गुजरात में हज़ारों भारतीय मुसलमानों का मुस्लिम कुश फसादात में कत्ले आम करवा कर गुजरात के कसाब के नाम से जाने जाते हैं। नेतन्याहू भी इंतहा पसंद हैं और मोदी भी शदीद किस्म के इंतहा पसंद। नेतन्याहू को अमन से दिलचस्पी है, नरेंद्र मोदी को। नेतन्याहू मनगढ़ंत खदशात को बुनियाद बनाकर ईरान पर चढ़ दौड़ते हैं और भारत भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर हमले की कोशिश करता चला रहा है। और आखिरी कोशिश में तारीखी जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद अब कहीं बैठा जख्म चाटता दिखाई देता है। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में इजराइल ने भारत की पूरी मदद की। उसके खुद कुछ ड्रोन पाकिस्तान पर हमला आवर होते रहे और अब तेहरान में पकड़ी जाने वाली ड्रोन्स लेबॉर्ट्री की तनसीब में भारत का नाम लिया जा रहा है। ये वही ड्रोन्स हैं नाज़रीन जिनसे टॉप की ईरानी अस्करी क़यादत को निशाना बनाया गया। अब भारत की पूरी कोशिश है कि किसी तरह इस जंग में पाकिस्तान को भी धकेल दिया जाए या जंग का दायरा कार ईरान से इस तरफ पाकिस्तान तक ले आया जाए। गुज़श्ता दिनों तेहरान पर जौहरी धमाके के जवाब में पाकिस्तान की जानिब से इजराइल पर जौहरी हमले की धमकी वाली फेक न्यूज़ इसी सिलसिले की कड़ी है, जिसकी वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार वाज़ेह अल्फाज में तरदीद भी कर चुके हैं। इन 3 दिनों में इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट से फेक न्यूज़ की भरमार जारी है। कमाल महारत से एडिट की हुई इन वीडियोस के जवाब में चंद पाकिस्तानी सियासतदानों ने भी जज्बाती रद्द-ए-अमल दिया है, जिसमें एहतियात की जानी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान इजराइल की लड़ाई भारतीय साजिशों की मदद से पाकिस्तान तक पहुंच सकती है? क्योंकि बहुत सारी जगहों पर इस चीज़ को लेकर कंसर्न शो किया जा रहा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अवाम की जानिब से ये सवाल है उठाया जा रहा है। तो ये सवाल हमारे पैनल के सामने रखते हैं। शराजी साहब, सर ये बताइएगा कि ये मुस्लिम दुश्मनी जो है, इंतहा पसंदी जो है, ख़ासतौर पर इन दोनों शख्सियात की, क्या इसमें पाकिस्तान इजराइल का निशाना हो सकता है इस चीज़ को बेस बनाकर? क्योंकि बहुत सारी जगहों पर चले फेक वीडियोज़ ही के ज़रिए, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं एक्स पे भी हमें बहुत ज़्यादा डिस्कस होती दिखाई दे रही है। सर देखें, इस रीजन के अंदर साउथ एशिया में गोया कि भारत जो है वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और इसराइल के बारे में तो कहा जाता है, अब कहते हुए बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कहता है कि ये अमेरिका का नाजायज़ बच्चा है। तो वो एक मुल्क के जो इस वक्त मिडल ईस्ट के अमन को तहवाला कर चुका है, उसको किसकी पशपनाही हासिल है? अमेरिका की। और फिर जाहिर सी बात है, जो अमेरिका का दोस्त है यकीनी तौर पे वो इसराइल का भी दोस्त है। तो इस रीजन के अंदर तो हम देख रहे हैं कि इसराइल और भारत के दरमियान दिफा के शोबे में तो बड़ा तावन हुआ है। और आपने देखा कि जो पाकिस्तान के साथ 4 रोज़ा जंग थी, गोया कि दूसरे रोज़ जो भारत से ड्रोन्स उड़ाए गए हैं वो कहाँ के साख्ता थे? वो इसराइली साख्ता थे। तो मैं समझता हूँ कि इस पे तो हमें कोई किसी किस्म को कोई वहाम होना नहीं चाहिए कि अल्टीमेट निशाना यकीनी तौर पे पाकिस्तान भी है और चीन जैसा मुल्क भी है। तो इतना बड़ा ये प्लॉट है कि इसके अंदर आप ये ना देखें कि सिंपल मामलात ईरान तक आके रुकेंगे। ईरान के अंदर जब रजीम चेंज आया तो आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि इसका मतलब ये है कि वहाँ पे अमेरिका और इसराइल नवाज हुकूमत कायम होगी। और रज़ा शाह पहलवी जो साबिक हैं उनको तो उन्होंने तैयार भी किया हुआ है कि अगर वहाँ पे रजीम चेंज आता है तो वहाँ पे उनको लाया जाएगा। तो उसके बाद फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के नेबरहुड में, पड़ोस में एक बड़ी तवील हमारी सरहद ईरान के साथ लगती है कि जो हमारे लिए
हॉस्टाइल हो जाएगी। फिर आप देखें कि आपनाए हुर्मुज़ के जहाँ से दुनिया की 40% ऑयल की ट्रेड होती है, और फिर साथ में चाबहार, तो गोया कि वो जगह हैं कि जहाँ पे फिर आके अमेरिका और इसराइल नवाज लोग बैठेंगे और इस ट्रेड को फिर जहाँ से अगर चीन का तेल जाता है या हमारा आता है तो हमारे साथ क्या होगा, दुनिया को इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे लिए मुश्किलात बढ़ेंगे। तो मेरा ख्याल में एंटाई मुस्लिम भी उनका स्टांस रहा है हमेशा से, और अब एंटाई पाकिस्तान भी है, एंटाई चाइना भी है। तो मैं समझता हूँ कि हम तो बात कर रहे हैं ना कि OIC के इजलास की, अब OIC के इजलास से बढ़ के आसमा मेरे ख्याल में हमें बीजिंग को और मॉस्को को इंगेज करना चाहिए और उनको जाके सेंसिटाइज करना चाहिए कि दिस इज़ हाई टाइम कि अब हमें थोड़ा सा अग्रेसिवली एक स्टांस लेना चाहिए, और कम से कम ये एक जॉइंट हमारा कम्युनिके जारी होना चाहिए कि जिसमें हम कहें कि अगर ईरान के अंदर रिजीम चेंज की एक गैर कानूनी कोशिश की गई तो ये ममालिक ईरान के साथ खड़े होंगे। अगर ऐसा ना कहा गया तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अमेरिका के और इसराइल के डिज़ाइन बड़े क्लियर हैं। मैं लोगों से कह रहा हूँ कि अब वाज़े तौर पे बात सामने आ चुकी है कि जो कुछ वहाँ पे इसराइल कर रहा है खालिसतन वो अमेरिका की माँ पे कर रहा है। डिसेप्शन थी एक कि जो जिसके नतीजे में ईरान के साथ डायलॉग में उसको अंगेज किया गया, दुनिया को ये बताया गया कि शायद मामला गुफ्तगू के ज़रिए हल करना चाहते हैं। लेकिन आज वो जब कनाडा से वतन वापस जा रहे थे ट्रम्प साहब, और उनसे सहाफ़ियों ने सवाल किया कि क्या आप ईरान से गुफ्तगू करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ईरान के अंदर कुछ और हल देख रहे हैं। और हल क्या है? उनकी ट्वीट है जिसमें आम लोगों से कहा जा रहा है कि वो तेहरान को छोड़ दें ताकि उसके बाद तेहरान के अंदर कारपेट बॉम्बिंग हो और वहाँ पे उनकी सियासी क़यादत को एलिमिनेट कर दिया जाए और एक रजीम चेंज लाया जाए। तो मेरा ख्याल में हमारे लिए भी अब अलार्म बेल बज चुकी है, और मैं समझता हूँ कि हमें उसको उसके एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट में देख के कुछ कोशिशें करनी चाहिए और फौरी तौर पर करनी चाहिए। ये बड़ा अपने ज़बरदस्त अंदाज में सारे का सारा सिनेरियो जो इस वक्त बनाया जा रहा है, ख़ासतौर पर भारत की जानिब से इजराइल के साथ मिलकर, वो आपने वाज़े किया। मैं काशिफ साहब सर आपकी तरफ आऊँगी। सर भारत की बात हो रही है, चाहा क्या जा रहा है वो तो सबके सामने है, यानी किसी न किसी तरह से पाकिस्तान को भारत ये चाहता है कि गैर जिम्मेदार रियासत जाहिर करे। सर ज़रा ये समझा दीजिएगा कि इसराइल पर ये जो जौहरी धमकियों की फ़ेक न्यूज़ हैं और इस तरह की कोई और चीज़ें हैं, इससे साफ तौर पर लग रहा है कि वो सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं जिनकी जानिब शराजी साहब ने इशारा किया है, या बहुत खुलकर भी बाज़ जगहों पर उन्होंने बयान किया कि इसराइल और भारत क्या चाह रहे हैं, और अगर हमने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया तो क्या हो सकता है आगे। तो आप ज़रा हमें बताइएगा कि कोई इस हवाले से तैयारी की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, चाइना को बिठाया जाए, रशिया को बिठाया जाए, क्योंकि पुतिन तो ये भी कह चुके हैं कि वो इस जंग को रुकवाने के लिए सालसी का किरदार भी अदा कर सकते हैं, तो वो तो एक्टिव हैं, हमें भी थोड़ा और एक्टिव होने की ज़रूरत है। देखें, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान के इदारों को, यहाँ की क़यादत को, अस्करी और सियासी क़यादत को इस बात का इदराक है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। अच्छा। चाइना पूरे तरीके से पाकिस्तान के साथ है, टर्की पाकिस्तान के साथ है, रशिया ने अपनी सपोर्ट बिल्कुल चीन के पलड़े में डाली है, और चीन और रशिया ऑलरेडी अपनी सपोर्ट जो है वो ईरान के पलड़े में डाल चुके हैं। अब जहाँ तक भारत का मामला है, देखिए भारत का इशू ये है कि मोदी को जो सुबकी हुई है, मोदी के लिए नवंबर तक का टाइम है। नवंबर से मई 26 तक जो है वो 6 रियासतों में इलेक्शन है। मोदी की वज़ारत उज़्मा और उसकी पार्टी की सियासत नहीं बचती नजर आ रही। सो नेतन्याहू और मोदी इस टाइम पे अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल की गेम खेल रहे हैं, क्योंकि 6 महीने बाद वहां पे दोबारा पार्लियामेंट को तहलील करने की वोटिंग हो सकती है इसराइल के अंदर। सो इन दोनों की आपस में मुमासलत को देखा तो ये सियासत को रखने के लिए अपनी जिंदा इन्होंने ये अग्रेशन जो है वो शुरू की हुई है। अब अगर पाकिस्तान ईरान के अंदर चेंज ऑफ रजीम करवाने में कामयाब हो जाता है इसराइल, जिस तरह उसने शाम के अंदर जो चीज़ें की, और शाम में बशार अल असद को पूरी सपोर्ट थी रशिया की, मैं ये समझता हूँ कि इस बात का इदराक हो चुका हुआ है। ये एक रीजन की पूरी पॉलिटिक्स और उसकी जियोग्राफिक जो है वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं इसराइल, भारत और अमेरिका ये मिलके। सो ये इंडिया, इसराइल और अमेरिका का जो एनेक्सिस है, अनहोली एनेक्सिस, इसमें कहीं ना कहीं वो अफगानिस्तान को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं इस बात में भी कन्विंस हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर जो जहारियत मुसल्लत करवाएगी भारत की, वो इस खदशे के पेश नज़र करवाएगी कि पाकिस्तान कहीं ईरान को कुल्लू हम सपोर्ट ना करे। अच्छा, अब पाकिस्तान की तरफ से इस तरह कोई ना सपोर्ट गई ना चीजें गई, लेकिन भारत का एक फेक न्यूज का जो प्रोपेगेंडा था वो इसलिए किया गया ताकि चीजों को एक्टिवेट किया जाए और इसराइल को कहा जाए कि भारत को सप्लाई लाइन पाकिस्तान से आ रही तो आप उसको भी चीजों को लेके जाएं। जाती तौर पे मैं समझता हूँ कि चीन
इस सारी जंग में चीन की पोजीशन बड़ी मुस्तहकम हुई है और चीन ने साबित किया कि उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो यहाँ से बैठ के बड़ी से बड़ी जो फोर्सेस हैं और जिसके ऊपर साल से इन्वेस्टमेंट थी इसराइल की और अमेरिका की कि भारत को चीन के मुकाबले में खड़ा करना है, वो सारी ज़मीन बोस हो गई। सो चीन, पाकिस्तान, रशिया और कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया को भी इस बात का अंदाज़ा है कि, और मिडल ईस्ट को भी अंदाज़ा है कि अगर हमने इस ब्लॉक को छोड़ा तो इसराइल जो है वो कहीं ना कहीं जाके उनको भी हिट करेगा। सो ये एक सीधी जो लड़ाई है, जो लफ्ज़ आपने यूज़ किया था ना, हनूद और यहूद का, ये किसी और पेरिफेरीज की वर्किंग हो रही है, ये किसी और तरीके से काम हो रहा है और ये चीज़ें किसी और तरफ जा रही हैं। लेकिन मैं आज भी एक बात पे कन्विंस हूँ, इसराइल ने ताबड़तोड़ हमले कर लिए, पूरा गजा मलिया ब्लेड कर दिया, अपने मगवी हमास से ले नहीं सका। अगर इसराइल हमास को विन नहीं कर सका तो हमास के पीछे कोई ना कोई पुष्टपनाही कर रहे होंगे। तो ईरान को विन करना इसराइल के लिए इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, और शायद यही वजह है कि इसराइल के अंदर से भी अब नेतन्याहू के खिलाफ जो है बहुत सारी आवाज़ें हमें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। आगो के जो अदम एतमाद की तहरीक थी वो तो चले उस तरह से वो नहीं हो पाई। लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा मलिक साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। ताहिर साहब, ये जो भारत के अंदर तनकीद हो रही है भारत की इस दोगली पॉलिसी को लेकर, कहा यह जा रहा है कि यही दोगली पॉलिसी है जिसने भारत को आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई की जानिब धकेल दिया है, मोदी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। तो आपको लगता है कि भारत के अंदर से जो उठने वाली आवाज़ें हैं, सिर्फ इससे मोदी कहीं ना कहीं रुकते हुए में दिखाई देंगे या नहीं? जिस तरह से पहले मैंने काशिफ साहब से और दीगर साहिबान से पूछा कि अब हमें भी थोड़ा और मजीद एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, कुछ ममालिक के साथ मिल बैठने की ज़रूरत है। ताहिर मलिक साहब, इस वक्त एक तो ये कि अल्टरनेटिव वॉइसेस इतनी कमज़ोर नहीं है। अगर आप इंडिया को देखेंगे तो इंडिया जो नेहरूवियन इंडिया था और जो कांग्रेस थी वो अरब काज के साथ और मुसलमानों के काज के साथ खड़ी थी और उस वक्त पाकिस्तान से ज़्यादा खड़ी थी। वो स्विस वार हो और वो यासिर अरफात को उन्होंने हाईएस्ट अवार्ड भी दिया। तो इंडिया के अंदर जो बाशऊर लोग हैं वो पैलेस्टीनियन काज के साथ हैं, वो चाहे ज़रूरी नहीं कि सब मुसलमान हो, इसी तरह वेस्ट में भी है। तो ये जो इनके दरमियान में मासलियत है नेतन्याहू में और नरेंद्र मोदी में, उसमें ये है कि ये फियर यानी ख़तरे को ये हाई पे क्रिएट करते हैं कि हमारी रियासत ख़तरे में है, हमारी रेस नस्ल ख़तरे में है, हमारा रिलीजन ख़तरे में। तो अब इसकी डोमेस्टिक रिपरकशन भी आ रही हैं कि जो इसराइल के वज़ीर आज़म, उन्होंने तमाम इख्तियारात अपने अंदर मुर्तकिज़ करने के लिए एक लेजिस्लेशन लाई जहाँ वो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स कर्व कर रहे थे और उससे लेके आज तक वो जंगों के ज़रिए अपनी कंसोलिडेशन चाहते हैं। अब जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, शराजी साहब ने बड़ा अच्छा नकात उठाए हैं। ये वार सब ज़्यादा हमें इसलिए इफ़ेक्ट करेगी कि हम मिडल ईस्ट के कॉरिडोर्स में, हम अफ़गानिस्तान की ग्रेट गेम से संभले हैं अभी, और हमारे साथ ये ईरान और ये सूरत हाल मिडल ईस्ट की आ गई है जो डायरेक्टली हम पे इम्पेक्ट करेगी। उसके लिए हमें मुतहरिक सफारतकारी की ज़रूरत है और हो भी रही है इस वक्त, बिहाइंड द सीन हो भी रही है। और जिनका काशिफ साहब ने भी बताया, तो इस जंग के असरात जो हैं वो साउथ एशिया में बज़रिया पाकिस्तान आएंगे, तो हमें इसको रोकना चाहिए। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है जो आपने शुरू में भी कहा कि सदर ट्रंप का जो सारी इंतखाबी मुहिम है उसमें उन्होंने कहा कि नो वार्स, मैं जंगों के ख़िलाफ़ हूँ, मैं जंग ख़त्म करने आया हूँ। और पिछली ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन पे और माजी के हुक्मरानों पे उन्होंने बाइडन पे तनकीद की, लेकिन आने के बाद वो वार को इनकरेज कर रहे हैं और वो इस तरह के बेवकूफ़ाना बयानात भी दे रहे हैं कि 1 करोड़ लोग नकल मकानी कर दें और ये कर दें। तो ये जो है इस वक्त ये मसला नेगोशिएशन से हल हो सकता था, इसको कामयाब बनाना चाहिए था आलमी ताकतों को। लेकिन इसमें बहुत सारी एफर्ट्स जो हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो भारत करता हुआ दिखाई दे रहा है। नसीम सिद्दीकी साहब, सर आप ये फरमा दीजिएगा कि ऐसा नहीं लगता है कि मोदी की जो खारिजा पॉलिसी है ये आलमी उसूलों के बजाय, जिस पर ज़ाहिर है कि उनको अमल दरामद करना चाहिए लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन आलमी उसूलों के बजाय अब ताकत के हिसाब से वो फैसले करते हुए हमें दिखाई देते हैं? यानी मोदी ऐसा लगता है कि इसी बात पर यकीन रखते हैं कि माइट इज़ राइट, लाइक क्या आलमी कवानीन और क्या अखलाकियात, सारी चीज़ों को उन्होंने एक तरफ रख दिया है। अस्मा देखिए, मोदी के बैकग्राउंड से आप सब लोग वाकिफ हैं, वो एक जो दहशत गर्दाना उसकी ज़हनियत है, उसकी ज़हनियत भी है, और नेतन्याहू, ये दोनों जो है ये दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। क्योंकि आप देखें कि ये मुल्कों के ऊपर नाजायज हमले करते हैं और ये लॉ को मानते भी नहीं, लाखों लोगों की जानें लेते हैं। सर आप देख लेना कि यूएनओ के चार्टर के मुताबिक इन्होंने किस तरह जो है मकबूजा कश्मीर के ऊपर निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर जुल्म ढाते हैं,
फिर आप देखें कि मोदी किस तरह दूसरे मुल्कों के अंदर अपनी एजेंसीज के थ्रू मर्डर्स करवाते हैं अपने मुखालफिन का, वो कनाडा हो, वो अमेरिका हो। तो दुनिया के ऊपर जो है ना वो मोदी का मसख चेहरा जो है वो नया हो गया। और इसको आप नेतन्याहू को भी देख लें कि जिस तरह इसने कत्लो गारत फलस्तीन और गजा में मचाई हुई है, दुनिया को कुछ नजर नहीं आ रहा। और ये दूसरी तरफ ये दुनिया का अमन भी तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पूरी इस खित्ते के अंदर इसराइल और भारत मिल के जो है वो जारियत कर रहे हैं, इस इलाके में अपना कब्जा करना चाहते हैं। और पाकिस्तान के साथ भी जिस तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, उसके बाद जो इंडिया को हजीमत उठानी पड़ी, या जिस तरह काशिफ ने निशानदेही की कि आगे इलेक्शन आने वाले, तो अभी भी हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि मोदी कोई भी गलत वॉर कर सकता है। और वो इस चक्करों में है कि इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं हो सकता है। वहाँ तो हमेशा ही जब भी इलेक्शन होते हैं, कोई भी हुकूमत होती है, खास तौर पर जब से मोदी आए हैं, तो वो तो हमेशा पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई ऐसी चीज़ करते हैं और फिर वहाँ पर वोट जो है वो लेने की कोशिश करते हैं, कामयाब भी रहते हैं बाज़ औक़ात, क्योंकि वहाँ इंतहा पसंदी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है भारत के अंदर। तो कोई मुस्तकिल हल, और ख़ास तौर पर अभी जैसे इजराइल और ईरान के मामले में पाकिस्तान को घसीटने की कोशिश की जा रही है, नसीम साहब? देखिए, पाकिस्तान को घसीटने की कोशिश की जा रही है, और खुद अमेरिका, भारत और बाकी मुल्क जो है वो खुल्लम खुल्ला इसराइल की सपोर्ट कर रहे हैं। भाई पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, उसका हमसाया मुल्क है, ब्रदर मुल्क है, हम और खुल के उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। कल आपने देखा कि ईरान की असेंबली में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तो हमें तो दंगे दौहल जो कहते हैं ना, वो कहना चाहिए कि हम ईरान का साथ दे रहे हैं और हम ईरान के साथ खड़े रहेंगे। मोदी अगर इसराइल के साथ खड़ा हो सकता है, या इसराइल उसकी मदद करता है पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने के लिए, उनके ड्रोन्स पकड़े जाते हैं, उनके पायलट्स वहां पे इस्तेमाल होते हैं। तो ये कोशिश करके देख लें, मोदी साहब एक बार कोशिश कर लें, लेकिन इसको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि पाक फौज ने जिस तरह उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, तो आइंदा भी उनको इसी तरह जवाब दिया जाएगा। तो पाक फौज का आपने जिक्र किया नसीम सिद्दीकी साहब, ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, और नाज़रीन जब ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे तो पाक फौज के सिपाही सालार फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर के दौरे अमेरिका के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। जीवे जीवे पाकिस्तान, ये नारे गूंजते हुए सुनाई दिए हमें अमेरिका के अंदर, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को अमेरिकी फ़ौज के 250वें यौम तासीस पर मदऊ किया गया था, और उस वक्त से भारतीय मीडिया को पतंगे लगे हुए थे। वाशिंगटन में भारतीय मीडिया और पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी न सिर्फ सरगर्म रही, बल्कि सदर ट्रंप पर भी नाराज़गी का इजहार करती रही। भारत की जानिब से दहशतगर्दी के इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडे के दौरान ही अमेरिकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइक एरिक ने अमेरिकी कांग्रेस के सामने अपने बयान में दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जद्दोजहद और अमेरिका से ताउन पर तारीफ करते हुए कहा कि अमेरिका पाकिस्तान और भारत दोनों से ताल्लुकात रखेगा, जिस पर भारतीय लॉबी मिर्चें चबा कर रह गई थी। फील्ड मार्शल का ये दौरा अमेरिका कितना अहम रहा, और वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी उन्होंने खिताब किया। ऑपरेशन बनियानुल मरसूम्स के बाद इस दौरे की अहमियत क्या थी? क्या उनके इस दौरे से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पाकिस्तान पर एतमाद में इजाफा हुआ है, और क्या कहीं पाकिस्तान को सरमायाकारी में मुस्बत खबरें भी मिल सकती हैं? ये अपने पैनल से जानेंगे। पैनल में सबसे पहले मैं जाऊंगी जी इफ्तिखार शराजी साहब के पास। इफ्तिखार शराजी साहब, जैसे अभी हम जिक्र कर रहे हैं ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का, उसके बाद हम देख रहे हैं कि पहली बार फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर जो है अमेरिका गए, उन्हें वहाँ अमेरिकी अफवाज के 250वें यौम तासीस पर मदऊ किया गया था। इस शिरकत से आपको लगता है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात के तनाजुर में अब कुछ बेहतरी आ सकती है, कुछ पॉजिटिव खबरें आ सकती हैं? बिल्कुल। एक तो जो आपने इस सेगमेंट में प्रोमो चलाया, तो मुझे अपने स्कूल के ज़माने में वो ट्रकों के पीछे जनरल अयूब की तस्वीर बनी हुई याद आई, जिसके नीचे लिखा था कि मेरे ढोल सिपाहिया तनु रब्दियाँ रखा। तो हम तो अपनी मुसल्लह अफवाज से यही कहेंगे कि उनको रब्दियाँ रखा हों। और जब भी इस मुल्क के सियासतदान, जिस मुल्क के फ़ौजी क़यादत कहीं पे भी जाएं, तो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ें कि जो हमारा एक बड़ा दुरुस्त बयानिया है आसमां,
कि हमने पिछले कम से कम 3 दहाइयों में दुनिया की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है बतौर फ्रंट लाइन स्टेट। बिल्कुल। इस दौरान हमने कम बेश अपने 1 लाख लोग गंवाए हैं, जिसमें मुसल्ह अफवाज, पुलिस और आम शहरी भी हैं, मासूम बच्चे भी हैं APS के, और साथ में 120 अरब डॉलर का हमने अपनी मईशत को नुकसान पहुंचाया। उसके नतीजे में हमने लाखों की तादाद में अपने पड़ोसी अफगानिस्तान के शहरियों को मेहमान रखा है। आज तक रखा हुआ है हमने, बिल्कुल रखा। और इस दौरान भारत जैसे मुल्क में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठा बयाने भी दुनिया में फैलाया कि शायद ये दहशतगर्दी का एपी सेंटर है, और आज भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ BLA या TTP की शक्ल में प्रॉक्सीज गोया कि चल रही हैं। तो मेरा ख़्याल में ये वो फैक्ट शीट है जो पाकिस्तान के सियासतदानों को भी और पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत को भी दुनिया के सामने रखनी चाहिए। और आज अगर दुनिया ये समझती है कि अगर इसको अमन का गहवारा बनाना है, मैं समझता हूँ कि आलमी अमन के लिए आज भी पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम है। आसमा, नो डाउट, अगर आप पाकिस्तान को मुस्बत अंदाज में एंगेज करेंगे तो खुदा की कसम आने वाले वक्त में कहीं एक जगह आपको पटाखे की आवाज़ भी नहीं सुनाई देगी। लेकिन अगर आप पाकिस्तान को इस नज़र से देखेंगे कि ये एक इस्लामी मुल्क है, इसके पास न्यूक्लियर वेपन क्यों है, इस इस्लामी मुल्क की मईशत को मजबूत नहीं होना चाहिए, इसको इसी तरह डिस्टेबलाइज रखना है, तो फिर दुनिया को भी इस बात का इदराक होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज रहेगा तो पूरी दुनिया डिस्टेबलाइज रहेगी। और हमने देख लिया है कि जब भी जब पहले यहाँ से आपने रशियन को भगाया और उसके बाद आपने जनेवा अकॉर्ड किया और उसके बाद पाकिस्तान को आपने अकेला छोड़ दिया, और उसके बाद आपने देखा कि 9/11 के बाद गोया कि हमने जंग लड़ी, उसके बाद भी हमारे साथ ऐसा किया गया कि जब यहाँ से अमेरिकी फोर्सेस गई हैं तो हमें फिर अकेला छोड़ दिया गया। तो ये अकेला छोड़ने वाली कहानी आप बंद करें, वो अमेरिका बहादुर हो, यूरोप हो या दुनिया के और ममालिक। मेरे ख्याल में हमारी फ़ौजी क़यादत या हमारी सियासी क़यादत बार बार जाके ये बातें करती है, और अच्छी बात है कि पाकिस्तानी डायस्पोरा को भी पहली बार मुसल्ह अफवाज की हद तक, क्योंकि मैं इससे पहले नहीं देख पाया कि पाकिस्तानी डायस्पोरा को इस अंदाज में एंगेज किया गया हो कि आप मुसल्ह अफवाज की क़यादत गई हो, लोग मिले हों, उनको सुना हो, और फिर यकीनी तौर पर जिस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। पाकिस्तान दुनिया में इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत बेहतरीन मुल्क है। अमन कायम करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें तमाम का हिस्सा पड़ेगा, तब जाके चीज़ें ठीक होंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तानी डायस्पोरा ने रेमिटेंसेस की शक्ल में, और यहाँ पे पिछले अरसे में कॉन्फ्रेंस आपको याद है वो चीज़ के मुतालिक हुई थी, उसमें बड़ी भरपूर पार्टिसिपेशन किया है। तो मेरा ख्याल में ये एंगेजमेंट ही होती है आसमा कि जो चीज़ों को बेहतर करती है। तो मेरा ख्याल में एक अच्छा पॉजिटिव इनिशिएटिव है, और मुझे लगता है कि इसके बड़े अच्छे और मुस्बत हमें नतीजे इंशाल्लाह पॉजिटिव बातें हो रही हैं। तो वैसे होना तो नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि नेगेटिव हरकतें की जाती हैं तो भारत का जिक्र यहाँ पर ज़रूर करेंगे। ताहिर नहीं मलिक साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये जो सीपा सलार को शिरकत का दावतनामा मिला, उसके बाद से ही सर हम देखना शुरू हो गए थे कि भारतीय लॉबी ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था, पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के वही झूठे मनगढ़ंत इल्ज़ामात दोहराए जा रहे थे। लेकिन जवाब में सर हमने ये देखा कि अमरीकी फ़ौज की जो सेंट्रल कमान है उसके सरबराह जो हैं जनरल माइक, जिनका पहले भी मैंने जिक्र किया, उन्होंने कांग्रेस में पाकिस्तान की तारीफ़ की, बहुत खुलकर तारीफ़ की। अब ये सर महज एक फ़ौजी बयान था, या आप समझते हैं कि नहीं इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और सिफारती ताल्लुकात के लिए ये बड़ा ज़्यादा अहम है दोनों ममालिक के दरमियान? इंडिया के लिए ये जो रिसेंट हमारा उससे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, शॉक और ऑ मूवमेंट था, क्योंकि वो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि नेचुरल अलाय हैं अमेरिका के, और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक स्ट्रॉन्ग पुनिटिव मेजर्स लेंगे। तो जब वहाँ उन्हें नाकामी हुई तो इस वक्त उनके लिए ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। और उसके बाद मुसलसल आप देखें कि अमेरिकी सदर ट्रंप ओकेजन कोई भी हो, मौजू कोई भी हो, तनाज़ात कोई और भी हो, उसके अंदर वो इंडिया पाकिस्तान की मिसालें देते हैं। और यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अच्छे लोग भी हैं, और तारीफ़ भी की, हमारा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। जहाँ तक तारीख़ी हवालों से देखें तो इन्होंने शराजी साहब ने बताया, सदर अयूब ख़ान का, वो भी फील्ड मार्शल थे। तो हमारे जो अमेरिका के दिफाई और कौमी सलामती इदारे हैं, उनके साथ हमारा 50 साल से ज़ायद का जो मुईद अरसा है अब गुजर गया कि हम अलायंस में सीटो सेंटो में पहले शामिल हुए, और वो बार बार हम उनके अलाई रहे हैं, मोस्ट ट्रस्टेड रहे हैं, नॉन नेटो अलायंस, हाई और लो उसमें पॉइंट आते रहे हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं, और इसको हाइप दी है इंडिया ने, लेकिन इंडिया से तो एक्सपेक्टेड था। कुछ जो हमारे नादान यहाँ के लोग हैं जिन्होंने इसको वहाँ पे
मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। ये एक काबिल अफसोस एक रवायत थी कि आप हुकूमत की मुखालफत कर सकते हैं, हुकूमत की पॉलिसियों की भी तनकीद कर सकते हैं, हर शहरी को हक है, लेकिन जहाँ रियासत के मफादात हों वहाँ रियासत के मफादात के साथ खड़ा होना चाहिए। कुछ सियासी जमातों को और अनासर को ये बात समझने की ज़रूरत है। बाकी ये कि हमारी मुसलसल इंगेजमेंट है अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ, टर्की के साथ, बहुत सारे ममालिक के साथ, ईरान के साथ, तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक बुनियादी जुज़्व है, कॉर्नर स्टोन है। फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही है, कुछ सिफारती महाज की जब बात हो रही है तो हमें दिखाई ये देता है कि कहीं ना कहीं भारत को काशिफ साहब बड़ी मुंह की खाना पड़ी है, क्योंकि जब ट्रंप इंतज़ामिया ने भारतीय मौक़िफ़ की परवाह किए बगैर पाक फ़ौज के सरबराह को अमरीकी फ़ौज की 250वें यौम तासीस की तक़रीबात में मदऊ किया, तभी से हम देख रहे हैं कि भारत बहुत ज़्यादा नाराज़ और खफा दिखाई दे रहा था। तो आपको नहीं लगता कि एक जवाब तो पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं भारत को उसकी जारहियत का दिया, और फिर फील्ड मार्शल को वहाँ मदऊ करके अमेरिका ने भी एक जवाब दिया है भारत को कहीं ना कहीं? देखें, पावर टॉक्स टू पावर। अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान की पावर का जो मुजाहरा हुआ है उसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और इंडिया कहाँ खड़ा है। एटलीस्ट उसको पता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट का लेवल कहाँ पे था, और उन्होंने तमाम तरह दरपर्दा कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान ने जिस स्ट्रॉन्ग हैंड से उनको जवाब दिया है। दूसरी बात यह कि सिर्फ मोदी को मैं समझता हूँ, देखिए मोदी हमारा दुश्मन है। भारत ने अफगानिस्तान के रास्ते, किसी भी रास्ते हमारे मुल्क में इंसर्जेंसीज करवाई, टारगेट किलिंग करवाई, हर चीज़ ठीक है, लेकिन हमें ना एक कम से कम थॉट क्लियर लेनी पड़ेगी कि आइदर यू आर विद पाकिस्तान या अगेंस्ट पाकिस्तान। आप ये देखिए कि इस सारे मामले के ऊपर इतना मोदी सीख पानी होगा जितना तहरीक इंसाफ की वो लॉबिंग फर्में सीख पाओगी कि जिस रजीम के खिलाफ हम यहाँ पे लॉबिंग करते रहे, करोड़ों डॉलर लगाते रहे, हमने नैरेटिव बनाते रहे और अगेंस्ट चीज़ों को लेके चलते रहे सोशल मीडिया पे एवरीवेयर, आज वो कहाँ पे खड़े हैं। मैं उस वक्त भी कहता था कि सियासत कीजिए, रियासत को नुकसान मत पहुंचाइए। रियासत है, फौज है, इदारे हैं, तो हम हैं। हमने ये देख लिया कि भारत ने जिस तरीके से हमारे पे इंसर्जेंसीज मुसल्लत की, जिस तरीके से जारियत मुसल्लत की, अगर पाक फौज ना होती, जिन मुल्कों की फौजें कमज़ोर हुआ करती हैं उनकी ज़िंदगी कैसी हुआ करती है हम वो भी देखते हैं। हमें कम से कम आज एज अ लीडर, एज अ जर्नलिस्ट हमें ये एजुकेट करना चाहिए कौम को कि देखें इख्तलाफ कीजिए, इख्तलाफ हो सकता है, सियासी इख्तलाफ हो सकता है दलील की बुनियाद पे, लेकिन रियासत के कमज़ोरी की बुनियाद पे तो नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने पाकिस्तान की शनाख्त ली, पैसा लिया, हर चीज़ ली, उन्होंने उसके खिलाफ काम किया। आज मैं समझता हूँ उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, उन ओवरसीज़ पाकिस्तान को बुला के बात करने की ज़रूरत है, उनके मसाइल हल करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़, आर्मी चीफ साहब वहाँ गए हैं, ओवरसीज़ से मिले हैं। मैं उस वक्त भी कह रहा हूँ कि SIFC के अंदर एक विंग बनाइए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जितने फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स हैं जो पाकिस्तान में उनके साथ हुए हैं उनको रिजॉल्व कराइए, उनकी हक हलाल की खून पसीने की कमाई है उनको यहाँ पे एड्रेस करवाइए कि लोगों के साथ यहाँ पे बड़ी मैसिव लेवल पे चीटिंग हुई है, जी मुलाकात की है, ओवरसीज़ का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। बिल्कुल जी, आसिफ मुनीर साहब जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी मिले हैं। मैं आपकी तरफ आऊँगी, आप भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, आप ये बताइएगा कि फील्ड मार्शल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मिलते हैं, खिताब करते हैं, मुलाकात करते हैं, आपको लगता है कि इन सब चीज़ों के पाकिस्तानी मईशत पर कहीं ना कहीं कोई मुस्बत असरात जो हैं वो मुरतब हो रहे होंगे? ज़ाहिर है उनके मसाइल अपनी जगह पर हैं जिनका काशिफ साहब ने जिक्र किया, लेकिन ये कहा जाता है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से कि अगर आप हमारे ये मसाइल जो हैं हल कर दें, चाहे वो जायदाद से मुतालिक या ये कुछ और दीगर जो उनके इशूज़ हैं, तो हम पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर और ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। नसीम सिद्दीकी साहब जी, नहीं देखिए, ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह भारतीय जारहियत का जिस समझदारी के साथ पाक अफवाज ने जवाब दिया था, उन्होंने रेजिस्टेंस भी की, उन्होंने सब्र भी किया, लेकिन उनका भरपूर जवाब दिया ये था कि दो जो पहलवान थे वो बढ़ के लगा रहे थे, जब लेकिन मुकाबले का वक्त आया तो पाकिस्तान ने बड़ी समझदारी के साथ जो है वो भारत को चारों शानों चित किया, जिसकी वजह से एकदम से पाकिस्तान की इज्जत जो है वो बैरून मुल्क बहुत ज्यादा बढ़ गई और पाक अफवाज का जो एक इमेज था वो भी बहुत बढ़ गया। तो मेरे ख्याल से जिस तरह फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ जो है उन्होंने जिस तरह इस जंग को लड़ा, तो सारा क्रेडिट तो उनको जाएगा क्योंकि वो सरबराह है और अपनी टीम को वो लेके जिस तरह चले, तो उनकी बाहर के मुल्क में जिस तरह अमेरिका खास तौर पे जो बड़ी हर्जासराई करता था पाकिस्तान के बारे में, उसने देखा कि ट्रंप ने जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उसको भी बड़े बेहतरीन तरीके से लड़ा और उन्होंने जो इन्विटेशन दी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को, वो एक पाकिस्तान की भी इज्जत है कि पाकिस्तान की बड़ी इज्जत अफजाई हुई और जो ओवरसीज लोग हैं उन्होंने भी उनकी बड़ी पजीराई की। लेकिन आपको पता है इख्तलाफ का हक हर जगह होता है, जिस तरह काशिफ साहब बात कर रहे थे मैं उसमें लंबी बात
तो नहीं करना चाहता, लेकिन देखिए जब आपके मुल्क में आइन ना हो, कानून ना हो, आपके मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं, वो चोरी कर लिए जाए, कौम की जो अमानत है या कौम की जो आवाज है उसको दबा दिया जाए, तो फिर कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन तो आएगा ना। अगर इन चीजों को भी बेहतर कर दिया जाए, जो हमारे सियासी मुल्क में हालात चल रहे हैं वहां पे भी थोड़ा सुकून लिया जाए, तो सब लोग मुतमईन हो जाएंगे। जब सब मुतमईन हो जाएंगे तो पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी होगी। तो अगर ओवरसीज या आवाम का कॉन्फिडेंस बहाल करना है तो उसके लिए आइन और कानून को आपको मुल्क में बहाल करना पड़ेगा। अगर उसको बहाल ना करेंगे तो जितनी मेहनत है ना वो रायगा भी जा सकती है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। काशिफ रफ़ीक साहब, ताहिर नईम मलिक साहब, इफ्तिखार शराजी साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। कल ठीक 7:03 पर न्यूज़ 1 पर दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।